हे गाइस, तो हम रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं सिंगल ड्रग। उसमें हम पढ़ रहे हैं भस्म। तो आज की हमारी भस्म क्या है? तो आज की हमारी भस्म है शंख भस्म। इसका रोगाधिकार क्या है? तो इसका रोगाधिकार है उदर्द शूल। जो शंख होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है दक्षिणावर्ती शंख, दूसरा होता है वामवर्ती शंख। जो दक्षिणावर्ती शंख होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो उसका यूज हम पूजा पाठ में करते हैं। लेकिन जो वामवर्ती शंख होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो उसका यूज हम करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, औषधि कार्य के लिए करते हैं। तो ये जो शंख होता है इसको किस वर्ग में रखा गया है? तो इसे सुधा वर्ग में रखा गया है। संस्कृत में और हिंदी में दोनों में इसको शंख ही कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉन्च सेल कहते हैं। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसके पर्याय की बात करें तो इसका पर्याय शंख, शंखक, कंबु, त्रिरेख, समुद्रज, सुनाद, दीर्घनाद, कंबोज, क्षुद्र, शंखनक, ये सब इसके पर्याय हैं। इसके शोधन की बात करें तो इसका शोधन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है कि हमें शंख लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और पोटली बनाना है। फिर दोला यंत्र में जंबारी नींबू स्वरस में इसको हमें स्वेदन करना है। कितने पहर तक स्वेदन करना है इसका? तो 4 पहर तक स्वेदन करना है। दूसरा क्या है कि हमें यही शंख लेना है, इसका छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, फिर पोटली में बांध के दोला यंत्र में लटका देना है और कांजी स्वरस में हमें स्वेदन करना है। इसको कितने पहर तक करना है? तो 1 पहर तक करना है। तो इससे हमारा शंख शुद्ध हो जाएगा। अब इसके मारण की बात करते हैं। तो इसका मारण हमें कैसे करना है? तो जो हमने शंख को शुद्ध किया है उस शंख के टुकड़े को लेना है, उन टुकड़ों को हमें सराव संपुट करके गजपुट दे देना है। तो जब गजपुट देंगे तो उससे हमारी श्वेत वर्ण की भस्म बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये जो श्वेत भस्म बनके तैयार हुई है, इसी भस्म को हमें लेना है और फिर से इसके अंदर हमें कुमारी स्वरस की भावना देनी है। भावना देके हमें चक्रिका बना लेनी है। चक्रिका बना के हमें गजपुट देना है, जिससे हमारी उत्तम कोटि की श्वेत भस्म बनके तैयार हो जाएगी। अब इसके प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो जब हम पुट दिए इसमें, तो पुट देने से इसके अंदर निम्न गुणों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से? इसके अंदर लघुता, शीघ्र व्याप्ति, मतलब कि ये जल्दी से शरीर में फैलने वाला, व्याप्त होने वाला हो जाएगा। और ये दीपन, मतलब कि ये अग्नि को प्रदीप्त करने वाला हो जाएगा। ये गुण इसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके वजह से होता क्या है कि ये भस्म शरीर में जाके शीघ्रता से शरीर में फैल जाती है और जठराग्नि को क्या करती है? प्रदीप्त कर देती है। जठराग्नि को जब ये प्रदीप्त करेगी तो उससे ये भस्म अपना कार्य करेगी। अब इसके फाइटोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर CaCO3 पाया जाता है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसका रस कसाय, कटु और क्षारीय होता है। गुण इसका लघु और शीत होता है। वीर इसका शीत होता है। दोष प्रभाव की बात करें तो ये त्रिदोषघ्न होता है और वात और पित्त हर होता है। कर्म की बात करें तो ये कौन कौन सा कर्म करने वाला होता है? तो ये ग्राही, बल, लेखन, अग्निदीपक, विषघ्न, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, डाइजेस्टिव, स्टूमुलेंट, एंटी डायरियल, एंटी अल्सर, एंटी एसिड, ये सब ये कर्म करता है। अब व्याधि प्रभाव की बात करते हैं। किस किस व्याधि पे अपना प्रभाव दिखाएगा? तो अम्ल पित्त, शूल, अधमान, ग्रहणी, अतिसार, प्रमेह, नेत्र पुष्पहर, विषदोष, इन सब व्याधियों में ये अपना प्रभाव दिखाएगा। इंडाइजेशन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, एक्ने, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, स्किन डिजीज, एब्डोमिनल कोलिक हो गया, इन सब जगहों पे ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। इसके मात्रा की बात करते हैं तो इसकी मात्रा हम 500 mg से 1 ग्राम तक दे सकते हैं। मतलब 4 से 8 रत्ती या फिर 2 रत्ती हम दे सकते हैं। बच्चों में कितनी देनी है? तो बच्चों में हमें 1 से 2 रत्ती तक ही इस भस्म को देना है। अनुपान की बात करें तो इसका अनुपान शहद, नींबू स्वरस हो गया, ऊसर जल, त्रिफला कषाय, ये सब इसके अनुपान हैं। इसके सेवन काल की बात करें तो इसे हमें दिन में 2 बार देना है। आफ्टर मील या फिर बिफोर मील देना है, मतलब प्राक भक्त या अधोभक्त देना है।
काल मर्यादा की बात करें तो इसे हम 2 से 3 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो क्षार, अम्ल, लवण, तेल से बनी चीज़ें हो गई, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना है, क्योंकि जो शंख भस्म है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा शीतल होती है, इसीलिए हमें ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये सब इसके लिए अपथ्य होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जो शंख भस्म है उसको हमें पाउडर फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा होती है, तो अगर इसको हमने पाउडर फॉर्म में डायरेक्ट ले लिया तो इससे हमारी जो जुबान है, जीभ है, वो कट सकती है। इसीलिए हमें इसे पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है। जब भी लेना है तो हमें शहद या फिर अन्य अनुपान के साथ इसको लेना है। क्यों? क्योंकि इससे फिशर रोग भी हो सकता है। किसको अवॉइड करना है? तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या लैक्टिंग मदर होती हैं उनको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं अशुद्ध, अपक्व, अविधि सेवनजन्य व्याधियों की। तो अशुद्ध, अपक्व भस्म का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो उसके वजह से मंदाग्नि, ग्राही, विष दोष, ये सब विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमें हमेशा शोधित भस्म का यूज़ करना है और पक्व भस्म का यूज़ करना है। अब इसके योग की बात करते हैं तो इसका योग क्या क्या होता है? तो शंखवटी, काम दुग्धा रस, पंचामृत सूत शेखर रस, अग्नि कुमार रस, शंख भस्म, ये सब इसके योग हैं। और भी इसके योग हैं, हमने यहाँ पे बस इतने ही योग लिए हैं। जो शंखवटी है उसका यूज कहाँ करेंगे? तो उसका यूज डिस्पेप्सिया हो गया, अग्निमन, नायरोक्सिया हो गया, एसिड पेप्टिक एसिड हो गया, इन सब जगहों पे इसका यूज करेंगे। जो काम दुग्धा रस है इसका यूज डायरिया, गैस्ट्राइटिस, डायबिटीज़ हो गया, डायरिया विथ ब्लड डिस्चार्ज, इन सब जगहों पे इसका यूज़ करेंगे। पंचामृत सूत शेखर रस का यूज़ कहाँ करेंगे? तो एब्डोमिनल कॉलिक में, वोमिटिंग में, कफ, कोल्ड, इन सब जगहों पे इसका यूज़ करेंगे। अग्नि कुमार रस का यूज़ कहाँ करेंगे? तो डायरिया में, वोमिटिंग में, इंडाइजेशन में, इसमें इसका यूज करेंगे। जो शंख भस्म होती है उसका यूज कहाँ करेंगे? तो अम्ल पित्त में, शूल, अधमान, ग्रहणी, अतिसार, इन सब जगहों पे इसका यूज़ करेंगे। उदर्द शूल में भी इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका रोगाधिकार क्या है? उदर्द शूल है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।